आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि आम आदमी की इस लड़ाई में इस सदन का कौन कौन सदस्य आम आदमी के साथ खड़ा है। यह लड़ाई देश से भ्रष्ट राजनीति समाप्त करके सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति कायम करने की लड़ाई है। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि इस सदन का कौन कौन सदस्य देश में सच्ची और ईमानदार राजनीति कायम करने की इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है। जो विपक्ष में है वो खड़ा हो जाए। हाँ पक्ष जीता जो सरकार प्रस्ताव पास हुआ। दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सदन के भीतर अपनी पहली ठोस राजनीतिक चुनौती पार कर ली है। केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने लाल बत्ती की गाड़ियों पर रोक लगा दी, वीआईपी सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया और बड़ी बड़ी गाड़ियों की जगह कभी मेट्रो से और कभी ऑटो से विधानसभा पहुंचे। दरअसल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी यही है। आज की भारतीय राजनीति का एजेंडा वही तय कर रहे हैं। यह उसकी कामयाबी का ही असर है कि भ्रष्टाचार अचानक एक वास्तविक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। यह अनायास नहीं है कि इन्हीं दिनों रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने 3600 करोड़ का अगुस्ता वेस्टलैंड करार रद्द कर दिया और सोनिया और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार को सलाह दी कि वो आदर्श पर बने जांच आयोग की रिपोर्ट खारिज करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करें। If you're asking me what I think about that, I don't myself agree with that decision. I think they should reconsider that decision. There's no question of protecting anybody. यही नहीं, महाराष्ट्र में बिजली के दाम घटाने की मांग करते हुए संजय निरुपम अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन की धमकी देते नजर आए। मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि जब दिल्ली गवर्नमेंट बगैर अपने रेगुलेटर से कंसल्ट किए इस प्रकार का निर्णय ले सकती है तो हमारी सरकार को भी करना चाहिए। और मैंने सरकार से डिमांड की कि तत्काल प्रभाव से ये मेरी मांग मानी जानी चाहिए। 500 यूनिट तक के जो रहिवासी हैं, जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं, उनके बिजली बिल के दर में कटौती तत्काल होनी चाहिए, वरना हमारे सामने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। इसी तरह बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के लिए मिशन 272 का ऐलान किया तो फौरन आम आदमी पार्टी के तौर तरीकों की नकल की। कहा पार्टी 10 करोड़ लोगों तक जाएगी, उनसे 10-10 रुपए चंदा भी लेगी। वन नोट और कम से कम 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन के लिए हम निवेदन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी हर एक से लेगी। वैसे ये हकीकत है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के अचानक हुए इस उदय ने सबसे ज्यादा मायूस बीजेपी को ही किया है। 2014 को बीजेपी अपनी वापसी के ऐतिहासिक मौके की तरह देख रही थी। नरेंद्र मोदी की रैलियों में आ रही भीड़ उसे यकीन दिला रही थी कि वो पहली बार एनडीए से अलग अपने मुद्दों सहित अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। वो बार बार ये बात दोहरा रही थी कि भारतीय राजनीति इन दिनों नरेंद्र मोदी के आसपास घूम रही है, चाहे उनके समर्थन में चाहे उनके विरोध में। मंत्री कह रहा है कि 70 लाख कोई चीज नहीं होती, 70 करोड़ की बात होती तो मैं मान लेता कि शायद मेरा मंत्री होगा। खुद नरेंद्र मोदी ये चुनौती दे रहे थे कि जनता 15 अगस्त पर लाल किले से उनका भाषण सुनेगी, न कि मनमोहन सिंह का। उन दिनों मीडिया का मोदी प्रेम देखते हुए ऐसा लगता भी रहा। प्रधानमंत्री जी, मैं आह्वान करता हूं, आइए, इतना बड़ा हिंदुस्तान का कारोबार आपके पास है, हम एक छोटे से राज्य का कारोबार चलाते हैं। आइए, गुजरात और दिल्ली की स्पर्धा हो जाए, विकास की स्पर्धा हो। आप विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हम विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हमारी कमियां भी बाहर आए, आपकी अच्छाइयां भले बाहर आए,
लेकिन देश में तंदुरुस्त माहौल बनेगा, विकास की चर्चा होगी, कौन राज्य पीछे रह गया, कौन इलाका पीछे रह गया, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। दरअसल साल 2013 बीजेपी के लिहाज से एनडीए को झटका देने और अपने मूल की तरफ लौटने का भी साल रहा। इसी दौरान बीजेपी ने सबसे भरोसेमंद सहयोगी जेडीयू के ऐतराजों को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी को जून 2013 में अपने चुनाव अभियान की कमान सौंप दी। फिर सितंबर आते आते सहयोगियों, विरोधियों सबको ठेंगा दिखाकर उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। भारत माता की। इसके बाद नरेंद्र मोदी के देशव्यापी दौरे हुए, जगह जगह भाषण हुए, जहां उमड़ी भीड़ को देख दावा किया जाता रहा कि उनकी लहर चल रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों ने एक हद तक इस लहर की पुष्टि भी की। माना गया कि ये उनके जोरदार प्रचार का भी करिश्मा है। बांटो और राज करो, यही कांग्रेस पार्टी का स्वभाव है। देश जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तब उन्होंने देश का विभाजन किया। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उन्होंने वंदे मातरम के भी 2-2 टुकड़े कर दिए। लेकिन दिल्ली तक आते आते बीजेपी के घोड़े को और नरेंद्र मोदी की लहर को आम आदमी पार्टी ने थाम लिया। दिल्ली में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई। दरअसल आम आदमी पार्टी की दिसंबर क्रांति ने जैसे तस्वीर ही बदल डाली है। अब नरेंद्र मोदी की लहर के खिलाफ एक लहर अरविंद केजरीवाल की दिखाई पड़ रही है। अब आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने की बात भी कर रही है। पार्टी का दावा है कि उसके पास 100 सीटों पर काफी मजबूत संगठन है, जबकि वो 300 सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रही है। अभी जो हम लोगों की संगठनात्मक स्थिति है, उस हिसाब से तो हम ये मान सकते हैं कि 100 स्थानों पे मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस चुनाव का जो असर हो रहा है वो अद्भुत है अपने आप में, क्योंकि कई ऐसी जगहों से हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, वहाँ हमारे संगठन बनने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई, लोग भी सामने आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग जिनकी खुद की अपनी संगठनात्मक क्षमता है वो भी पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो इस स्थिति में वो आंकड़ा 300 के भी पार जा सकता है। इसके बाद जैसे आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। एक तरफ कांग्रेस की अलका लांबा और बीजेपी के कनुभाई कलसारिया जैसे नेता आम आदमी पार्टी में ठिकाना खोज रहे हैं, तो दूसरी तरफ कॉरपोरेट घरानों से जुड़े बड़े बड़े अधिकारी आपको अपना नया घर बना रहे हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते और एप्पल से जुड़े आदर्श शास्त्री भी हैं, और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की भारतीय प्रमुख मीरा सान्याल और इन्फोसिस बोर्ड के सदस्य वी बालाकृष्णन जैसे बड़े नाम भी। They are revolutionizing politics in this country. All the youngsters in this country want change. They want corruption-free government. I think Aam Aadmi Party is giving that platform. मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल शपथ ले रहे थे, तब पार्टी के एक और नेता योगेंद्र यादव हरियाणा में लोगों को जोड़ने में जुटे दिखे, और दूसरे नेता प्रशांत भूषण मुंबई में सक्रिय नजर आए। आज से 20 साल बाद हमारा बच्चा पलट के हमें ये नहीं कहेगा। योगेंद्र यादव ने हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के साथ सहयोग के संकेत भी दिए। वो केजरीवाल जिसने दिल्ली के अंदर तहलका मचाया था, उसके लोग अब हरियाणा में भी आ गए, थोड़ा सा इनको भी डर लगना शुरू हो जाए। इस तरह के जितने भी आंदोलन चल रहे हैं देश में, जो कि उसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि चाहे वो आंदोलन के लोग चुनाव में उतरें या ना उतरें, चाहे वो आम आदमी पार्टी के फॉर्मल मेंबर बने कि ना बने, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वो सारे आंदोलन इस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अब आप में शामिल होने वाले नेताओं और उससे गठजोड़ की चाहत रखने वाले राजनीतिक दलों की तादाद अचानक बढ़ गई है। ऐसे संगठनों के आमतौर पर करीब रहने वाला लेफ्ट भी आपको ध्यान से देख रहा है। सीपीएम का कहना है कि आम आदमी पार्टी सांप्रदायिकता और आर्थिक नीतियों पर अपनी राय बताए।
मिलाप अगर होगी तो वो होगी नीतियों के आधार। उन नीतियों के बारे में अभी आपके तरफ से स्पष्टीकरण की जरूरत है। बुनियादी जो दो मुख्य बातें हैं उसके ऊपर आपका रुझान क्या है? आर्थिक सुधारों के ऊपर और सांप्रदायिकता पर। ये स्पष्ट हो जाए तो तब जो है जरूर सोची जा सकती। हालांकि आम आदमी पार्टी अपने सहयोगी चुनने में बेहद सावधान रहेगी। जिस ईमानदारी को वो अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताती रही है, उस पर जरा सा भी उठा सवाल उसे मुश्किल में डाल सकता है। वैसे भी एकला चलो रे का उसका प्रयोग अभी तक कामयाब रहा है। लोकसभा में भी वो अपनी पहलकदमियों से हैरान कर सकती है। पार्टी की ओर से सबसे पहला जो उम्मीदवार नजर आ रहा है वो है कुमार विश्वास, जो अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं अमेठी जाऊंगा और अगर उन्होंने सीट बदलने की कोशिश की, जैसे कि सूचना आ रही है, तो जहां से वो लड़ेंगे मैं वहां से जाकर लड़ूंगा। मोदी पे क्या विचार है आपके? उनका कैंडिडेचर पता नहीं है अभी कहां से वो लड़ रहे हैं, लेकिन मैं भाजपा से भी उम्मीद करता हूं कि वो भी शहजादे उतारना बंद करें। उन्हें वंशवाद की इस राजनीति को खत्म करना चाहिए और देश को अच्छा संकेत जाएगा अगर नरेंद्र भाई रायबरेली से लड़ेंगे। ये वो मोड़ है जहां कांग्रेस तिलमिलाती नजर आ रही है। जिस पार्टी को उसने दिल्ली में सरकार चलाने के लिए 5 साल के समर्थन का वादा किया है, वो उसके सबसे बड़े नेता के खिलाफ सबसे पहली लड़ाई छेड़ रही है। लेकिन यही आपकी शैली भी है। वो राजनीति का फिदायीन दस्ता बनकर लोकतंत्र के इस मैदान में खड़ी है। सबको चुनौती दे रही है, चाहे तो उसका मुकाबला कर लें। इससे नरेंद्र मोदी भी सख्ते में दिख रहे हैं, राहुल गांधी भी हाशिए पर। ब्रेक के बाद देखेंगे केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच कहां ठहरते हैं राहुल गांधी। जनवरी के तीसरे हफ्ते में जब कांग्रेस ने राहुल गांधी को सोनिया के बाद की सबसे बड़ी हैसियत देते हुए उन्हें उपाध्यक्ष बनाने का ऐलान किया, तो यह साफ हो गया कि 2014 में राहुल कांग्रेस का चुनावी चेहरा होंगे। इस दौर में राहुल गांधी गरीबों, किसानों और आदिवासियों के मसीहा दिखने की कोशिश करते रहे। हालांकि यह आरोप लगता रहा कि वो खुलकर सामने नहीं आते। इसी साल वो खुलकर सामने भी आए। दागी नेताओं पर कैबिनेट में पास अध्यादेश को उन्होंने सरेआम कूड़ा करार दिया। I'm interested in what the Congress party is doing. I'm interested in what our government is doing. And I personally feel that what our government has done as far as this ordinance is concerned is wrong. I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. इस एंग्री यंग मुद्रा की वजह से अध्यादेश तो वाकई कूड़ेदान में फेंक दिया गया, लेकिन राहुल को कोई फायदा मिलता नहीं दिखा। 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजों को उनकी नाकामी की तरह देखा गया। दिल्ली में उनकी चुनावी सभा से निकलते लोगों की तस्वीर ने कांग्रेस की अलग किरकिरी की। ये जो प्यारी बहनें जा रही है ना, मैं आपसे कहती हूँ 10 मिनट और रुक जाओ, राहुल जी की आवाज तो सुन के जाओ। राहुल गांधी बस 7 मिनट बोलकर चुप हो गए और शीला दीक्षित को सफाई देनी पड़ी कि लोग बदइंतजामी की वजह से निकले। There was a problem in the sense that the police was extraordinarily vigilant and didn't allow many people to come. And those who came in the beginning had to wait very much longer. And then, what is the worst thing? Water was not allowed to come in. And when water was not allowed to come in, naturally people got a little, anguished and also a little impatient. We want to go back now. So that was it.
इसमें कोई शक नहीं कि इन 4 राज्यों के चुनावी नतीजों ने राहुल गांधी और कांग्रेस को फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है। राहुल की तीसरी मुद्रा इन चुनावी नतीजों की हार के बाद दिखी। जब 2G घोटाले और कोल ब्लॉक आवंटन में कार्रवाई से नाराज और अपनी योजनाओं को मंजूरी न मिलने से निराश उद्योग जगत को वो दिलासा देने पहुंचे। उनके आने से पहले वन और पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन से इस्तीफा ले लिया गया। Many of you expressed your frustration with environmental clearances that are delaying projects unduly. Environmental and social damage must be avoided, but decisions must also be transparent, timely and fair. लेकिन कुल मिलाकर साल 2013 राहुल के लिए बुरा बीता है। उनकी राजनीतिक हैसियत और समझ दोनों पर सवाल उठे हैं। बेशक अब उन्हें 2014 की चुनौती के लिए तैयार होना है। उन्हें एक तरफ नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का। उनके लिए तसल्ली की बात यह भी है कि गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस दूसरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर हैसियत में है।